हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स। चाइना और इंडिया के संबंध में मेरा ये तीसरा और आखिरी वीडियो है, लेकिन एक मैसेज के साथ। मुझे आशा है कि आपने पहले 2 वीडियो देखे होंगे जहां चाइना और इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो अच्छी तरह से विशद किए गए हैं। तो ये मेरा तीसरा और आखिरी वीडियो है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि पाकिस्तान से हम कभी नहीं डरते, क्यों? क्योंकि हमने पाकिस्तान को बार बार लड़ाई में हराया है। 1947, 62, कारगिल वॉर, सभी तरह से पाकिस्तान को हमने मात दी है। लेकिन जब चाइना की बात आती है, थोड़ी सी आशंका हमारे मन में आती है कि चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है, ये है वो है। आर्मी बड़ी है तो उसका कारण, और वो पूरी आर्मी क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसका कारण मैंने वीडियो 1 और वीडियो 2 में बताया है, जो आप ज़रूर देखें। हमें आज तक सिर्फ इतना ही बताया गया है मीडिया की तरफ से कि 1962 में चाइना ने भारत को युद्ध में हराया है। बस इतना ही हमें बताया जाता है। लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया गया, आम आदमी को ये कभी नहीं बताया गया कि भारत ने चीन को कैसे हराया था। इन 1967 सितंबर, जब 62 की लड़ाई के बाद चीनी लोग हमेशा, चीन के सैनिक हमेशा हमारी बॉर्डर पर घुसपैठी करते थे। वहाँ जो हमारे सोल्जर्स थे उनसे कुछ लड़ाई झगड़ा हमेशा चालू ही रहता था। ये चाइना के इस घुसपैठी से तंग आकर सिक्योरिटी के लिए नथुला से सेबुला तक, मतलब चाइना तब तक ऑलरेडी तिब्बत को हथिया चुका था और उसकी नज़र थी सिक्किम पर। सिक्किम आज भी चाइना मानता है कि वो उसका एरिया है, वो भारत का हिस्सा उसे कभी मानता ही नहीं, और हमेशा वो सिक्किम के बॉर्डर से अंदर घुसपैठी करने के चक्कर में रहता है। तो भारत ने डिसाइड किया कि सितंबर 1967 में कि नथुला से सेबुला तक एक फेंसिंग, लोहे की फेंसिंग डाली जाए, तार बांधी जाए बॉर्डर के हिसाब से। तो उसके लिए 70 फील्ड कंपनी ऑफ इंजीनियर्स और 18 राजपूताना रेजिमेंट, इन दोनों को मुकर्रर किया गया। हमारे सैनिकों ने वहाँ पर फेंसिंग की शुरुआत की और तभी चाइनीज़ सोल्जर्स उन्हें रोकने के लिए आ गए। वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, बोलचाल हुई, लेकिन बाद में चीनी सैनिक अपने बंकर में लौट गए। लेकिन उसके बाद भी हमारे सैनिकों ने फेंसिंग करना जारी रखा और तभी अचानक चीनियों ने जोरदार आक्रमण किया और हमारे 70 जवानों को मार डाला। उसके बाद 18 राजपूताना रेजिमेंट ने इतना जोरदार अटैक चीनियों पर किया कि उनके 400 सैनिकों को मार डाला। 400 सैनिकों को मार डाला और कई सैकड़ों सैनिकों को घायल कर दिया। वो अटैक, भारतीय सेना का वो अटैक इतना जोरदार था कि चीनी ऑफिशियल्स और भारत के तभी जनरल थे, जनरल मानिक शाह, उनको इंटरफेयर करना पड़ा। 15 सितंबर को जनरल मानिक शाह वहाँ पर गए, चीनी ऑफिशियल्स भी थे, और उन्होंने लड़ाई रोक दी और जो डेड बॉडीज़ थी एक दूसरे की, उसको एक्सचेंज किया। उसके बाद चीनियों ने बहुत हल्ला मचाया वर्ल्ड में कि भारत हमारी बॉर्डर में घुस रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। 15 सितंबर की ये हार के बाद भी चाइना नहीं सुधरा। चोला बॉर्डर, सिक्किम, 1 अक्टूबर 1967, वहाँ पर हमारे सैनिक जो कमांडिंग ऑफिसर थे, ज्ञान बहादुर लिम्बू, उसके साथ कुछ अन्य ऑफिसर्स थे, अन्य सैनिक थे, उनके साथ चाइना के जवानों की और ऑफिसर्स की कुछ बोलाचाली हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ तो हाथापाई हो गई, और अचानक एक चाइनीज सैनिक ने ज्ञान बहादुर लिम्बू को शूट किया। ज्ञान बहादुर लिम्बू को तुरंत पीछे ले जाया गया और उनके जो सेकंड इन कमांड थे, उन्होंने अपनी कुकरी निकालकर उस सैनिक के हाथ ही तोड़ दिए, हाथ ही काट दिए। बस उसके बाद 10 दिन तक घमासान वॉर चलता रहा। उस वक्त चीन के सैनिकों को यह पता नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। उनका पाला पड़ा था दुनिया की सबसे खतरनाक सैनिक की रेजिमेंट से, गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट पूरी दुनिया में अपने शौर्य और साहस के लिए बहुत फेमस है। सबसे खतरनाक सैनिक उनको माना जाता है।
गुरखा रेजिमेंट ने ज़बरदस्त हमला किया। शुरू में तो उनके पास कोई बैकअप नहीं था। उन्होंने चाइना के बंकर डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके सैनिकों को मारा और चीनी सेना को लगभग 3 किलोमीटर चाइना के अंदर खदेड़ दिया। बाद में बैकअप आया, राजपूताना रेजिमेंट। ये लड़ाई 10 दिन तक चलती रही। गुरखा रेजिमेंट इतने जोश में आई थी कि उनकी गोलियां खत्म होने के बाद कुकरी निकालकर उन्होंने चाइनीज सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। इस पूरी लड़ाई के हीरो थे मेजर जोशी, जिन्होंने खुद को काफ़ी गोलियां लगने के बाद भी सिर्फ कुकरी से 4 सैनिकों को, 4 चाइनीज ऑफिसर्स को मार डाला। इस लड़ाई के हीरो थे मेजर जोशी, जिन्होंने खुद गोलियां लगने के बाद भी 4 चीनी ऑफिसर्स को मार डाला। कर्नल राय सिंह और मेजर हरभजन सिंह, ये इस लड़ाई के हीरो थे। बाद में लड़ाई बंद हो गई और दोनों सेनाएं अपने अपने जगह पर लौट आई। उसके बाद चाइना ने आज तक भारत की बॉर्डर पर, सीमा पर एक भी गोली चलाने की कभी हिम्मत नहीं की। लेकिन ये बात आम लोगों से हमेशा छुपाई जाती है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम पाकिस्तान से नहीं डरते, उसी तरह से चाइना से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस लड़ाई का एक स्मारक बनाया गया नथुला में, सिक्किम में नथुला में। अगर आप कभी जाओ तो उसे ज़रूर देखना। और इसी कारण मैं ये नहीं मानता कि चाइना इंडिया के लिए अनडिफिटेबल एनिमी है। चाइना को भी हमने 2 बार हराया है। भले वो वॉर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन तब भी चाइना की साधन सामग्री हमसे कई गुना बेहतर और कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन आज भारत की सीमा पर चाइना जो ट्रेसपासमेंट कर रहा है, ये जो लड़ाई शायद लड़ी जा सकती है, वो लड़ाई केवल सैनिक लड़ाई नहीं होगी, ये एक आर्थिक लड़ाई भी है। हमारे सैनिक, हमारे जवान सीमा पर खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए। हमारे प्रधानमंत्री अपनी सारी राजनीतिक सूझबूझ को उपयोग में लाकर बाकी सारे संसार को हमारे साथ मिलाने में जुटे हैं। लेकिन अब हम भारतीयों का भी कुछ फर्ज बनता है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक को जाकर बॉर्डर पे लड़ना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये हर कोई जानता है। लेकिन हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक नज़र डालने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। अंग्रेज़ों की सबसे पहली लड़ाई, जिस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत भारत पर कायम हो गई, वो लड़ाई थी प्लासी की लड़ाई, सिराजुद्दौला खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला के 18,000 सैनिक थे और रॉबर्ट क्लाइव के पास 300 सैनिक थे, सिर्फ 300 से 350 सैनिक थे। लेकिन उस लड़ाई में जिस दिन लड़ाई का दिन खुल गया, सिराजुद्दौला की सेना ने 18,000 सिपाहियों ने 300 सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दिया। इसका कारण था मीर जाफर, उसने गद्दारी की थी और तभी रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 300 सैनिक लेकर बंगाल जीत चुका। उसके बाद मुख्य घटना तो आगे है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है, उस डायरी के पन्ने इंग्लैंड के म्यूजियम में, लंदन के म्यूजियम में अभी भी है, जो चाहे वो जाके उसे पढ़ सकता है। रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा था कि उस लड़ाई के बाद उस एक विजय यात्रा निकाली गई। 300 सैनिकों ने कोलकाता सिटी में रूट मार्च किया, एक जुलूस निकाला गया और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में मैं इतना कभी नहीं डरा था, आज पहली बार मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। इसका कारण था कि वो जुलूस, 300 सैनिकों का वो जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लाखों लोग खड़े थे। उसने आगे लिखा है कि उन लाखों लोगों में से हर एक ने सिर्फ एक पत्थर उठा के भी हमारी तरफ फेंका होता तो अंग्रेजों की हुकूमत भारत पर कभी नहीं कायम हो सकती थी। तो दोस्तों, आज हम बंदूक लेकर बॉर्डर पर नहीं जा सकते। आज हम आर्थिक रूप से तो निषेध कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि पिछले कई सालों में भारत के सारे मार्केट्स चाइनीज़ वस्तुओं से, मेड इन चाइना कमोडिटी से भरे पड़े हैं। तो आज चाहकर भी
हम हर एक चाइनीज चीज को, हर एक चाइनीज वस्तुओं को बैन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, या परचेस करने से खुद को रोक नहीं सकते, क्योंकि कई वस्तुएं ऐसी है जिसके लिए मेड इन इंडिया ऑप्शन ही नहीं है, और अगर दूसरे कंट्रीज का ऑप्शन है तो वो बहुत महंगा है या फिर अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या हम एक पत्थर तो फेंक सकते हैं? अगर 10 चीजें लेनी हो तो उसमें से 7 चीजें जो हमारे बहुत जरूरी नहीं है उसे तो हम नकार सकते हैं, मेड इन चाइना को बैन कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना को आर्थिक रूप से तोड़ना भी बहुत जरूरी है। आज चाइना का बहुत सारा कारोबार भारतीयों के दम पर चल रहा है और उसे तोड़ना जरूरी है। तो कृपा करके जो गलती हमारे पूर्वजों ने की थी, उन्होंने एक पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं की थी, वो हिम्मत आज हमें करनी है। जहां तक हो सके, मैं फिर से कह रहा हूं कि 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके हम मेड इन चाइना वस्तुओं का निषेध करें, न खरीदे, बैन लगा दे उसके ऊपर। अब आप कहेंगे तो गवर्नमेंट इंपोर्ट क्यों नहीं बंद करता? बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज ऐसी होती है जिसके तहत हमारी सरकार डायरेक्टली ये बैन नहीं कर सकती। लेकिन आप सोचिए, अगर लोगों ने खरीदा ही नहीं तो दुकानदार रखेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी उनके प्रॉफिट की पड़ी है। अगर दुकानदार नहीं रखेंगे तो इंपोर्टर्स इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो इसलिए उस गलती को हम सुधारेंगे और हमारी तरफ से एक पत्थर चाइना की तरफ जरूर फेंकेंगे। कोई भी लड़ाई हो, वो सिर्फ सैनिक और राजनीति के दम पर, आधार पर नहीं जीती जा सकती। ये लड़ाई जीती जाती है देशवासियों की हिम्मत पर। मैं आपको और एक घटना बताता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी किताब में लिखा है, अपनी डायरीज में लिखा है, वो जापान गए थे और ट्यूब रेल, मेट्रो और ट्यूब रेल तो जापान में हमसे कई पहले से हैं, वहाँ से वो सफ़र कर रहे थे। और आपको तो पता है कि मेट्रो स्टेशन जो होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेशन, वहाँ पर कोई स्टॉल्स वगैरह नहीं होते खाने पीने के। स्वामी जी ने लिखा था कि उनका गुरुवार का उपवास था, फास्ट था, और वो ट्रेन से जा रहे थे, और जापानीज ट्रेन इतनी पंक्चुअल होती है कि 1 सेकंड भी यहाँ से वहाँ नहीं होता और कभी लेट नहीं होती। ये उनकी पंक्चुअलिटी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। जब वो सफ़र कर रहे थे तब कई स्टेशनों पर गाड़ी रुक रही थी, लेकिन वो आजू बाजू में देख रहे थे स्टेशन पर। तो उन्होंने कहा कि क्या देश है ये, भूख लगी तो खाने के लिए एक सेब भी नहीं है। और तभी अगले स्टेशन पर वो गाड़ी रुक गई। हार्डली 10 सेकंड गाड़ी रुकती है, लेकिन वहाँ 10 सेकंड के बाद भी गाड़ी चली नहीं। सब लोग परेशान हो गए कि क्या हुआ। 5 मिनट बाद, 5 मिनट जापान की ट्रेन हिस्ट्री का ये सबसे लंबा टाइम है जहां ट्रेन रुकी थी। 5 मिनट के बाद एक छोटा सा लड़का, एक स्कूल का छोटा सा लड़का, एक कागज की थैली लेकर आया जिसमें सेब थे। उन्होंने स्वामी जी को दिया और उन्हें कहा कि ऐसा है कि यहाँ पर स्टॉल्स नहीं होते, मैं आपके लिए ये बाहर से लेके आया हूँ, लेकिन प्लीज़ इसके बाद आप कभी मत कहिए कि ये देश खराब है। जिस देश में एक छोटा सा स्कूल का लड़का पूरी ट्रेन को रोक सकता है और उसके लिए रुकाई जाती है, क्यों? क्योंकि एक बाहरी आदमी ने उनके देश को गाली दी थी। गाली मतलब कुछ भला बुरा कहा था। वो लड़का ऊपर गया, उसके पास पैसे भी नहीं होंगे, उसने यही कहानी उसे बताई होगी, उस दुकानदार से वो सेब लेके आया, स्वामी जी को दिए और उसके बाद ट्रेन चली। जापान का ये जो उदाहरण है वो हमें अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि देशभक्त तो हम हैं, तो चाइना के प्रोडक्ट से इसका क्या संबंध है? क्या आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की पूरी तरह से हार हुई थी और जापान के डिफेंस का पूरा जिम्मा अमेरिका ने उठाया था, और उसके बाद बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी और जापान ने पूरा कॉन्सेंट्रेट किया अपने देश को ऊपर लाने के लिए, और उसके बाद जापानीज प्रोडक्ट से अमेरिकन मार्केट पूरा का पूरा भर गया। लेकिन उल्टा नहीं हो रहा था, जापान में कुछ इंपोर्ट नहीं हो रहा था, अमेरिका से कुछ एक्सपोर्ट बहुत कम था उनका।
तब उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उनसे एक बात हुई थी चाइनीज गवर्नमेंट से, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे, कि ये बात ठीक नहीं है, अमेरिका डेफिसिट में जा रहा है, अमेरिका में बहुत सारा जापानीज माल आ रहा है लेकिन अमेरिका का माल जापान में नहीं जा रहा है। तभी प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, सर हमने रोका नहीं है, हमने किसी भी अमेरिकन कंपनी को ये नहीं कहा है कि हमारे देश में माल मत भेजो, या फिर हमने ऐसे कोई लॉज नहीं बनाए कि अमेरिका का माल जापान में नहीं ला सकते। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं, एक मशवरा देता हूं कि आप ऐसा ना करें, इसमें आप ही का लॉस होगा, क्योंकि कोई भी जापानीज नागरिक मेड इन जापान के सिवाय और कुछ भी नहीं खरीदेगा। ये हौसला, ये हिम्मत जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर की थी वो उनकी खुद की नहीं थी, वो जापान के सारे नागरिकों की थी। और वही एकता, वही हिम्मत आज हमें दिखानी है, बस एक पत्थर चाइना की तरफ फेंकना है। तो मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि जहां तक हो सके चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदिए। आजकल चाइना को भी ये पता है कि बहुत सारे देश चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर बैन कर रहे हैं, मतलब लोग बैन कर रहे हैं, खरीदना बंद कर रहे हैं, तो वो लोग अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। आजकल किसी भी वस्तु पर, बहुत सारी वस्तुओं पर आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ नहीं दिखेगा। आजकल कई बार लिखा हुआ होता है मेड इन PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन ये कई लोगों को पता नहीं होता। दूसरी बात, ये भी जब लोगों को पता चल गया, कुछ लोगों को, तो वो भी खरीदना बंद हो गया। तो आजकल मेड इन चाइना लिखा ही नहीं होता, PRC भी लिखा नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया बाय और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, और हमारी किसी कंपनी का नाम होता है उस पर, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लिखा हुआ रहता है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये वस्तु चाइनीज या मेड इन चाइना है या नहीं है? हर एक वस्तु पर एक बार कोड होता है, और चाइना, मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स का बार कोड शुरू होता है 690 से, 690, 691, 692, 693, 694 और 695। तो 690 to 695 यहां से अगर बार कोड शुरू होता है तो वो चीज मेड इन चाइना है। जरूरी नहीं कि वो चाइनीज कंपनी की हो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अमेरिकन हो, फॉर एग्जांपल एप्पल, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हो, तो एक्चुअली कंपनी तो एप्पल है, तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे, आप जरूर पूछोगे। तो हमें ना सिर्फ चाइनीज कंपनी के मेड इन चाइना प्रोडक्ट को बैन करना है, लेकिन हर उस प्रोडक्ट को बैन करना है जो चाइना में बना है, ताकि अगर एक बार इंडियन मार्केट ने, जो आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, अगर एक बार इंडियन मार्केट ने कोई भी चाइना में बनी हुई चीज लेने से इनकार कर दिया, तो इन फ्यूचर कोई भी कंपनी चाइना में प्रोडक्शन करने के लिए 10 बार सोचेगी, क्योंकि आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। सारे वर्ल्ड, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, सारे बिग मैन्युफैक्चरर्स की नज़र इंडियन मार्केट पर है। तो हम ये तय कर लेंगे कि मेड इन चाइना की जितनी चीज़ें हैं वो हम ना खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बैन लगा दें। तो दोस्तों, बस यही था तीसरा और आखिरी भाग इंडो चाइना रिलेशंस का। तो मैं आशा करता हूं कि इसे देखने के बाद आप ज़रूर मन में डिसाइड करेंगे कि हम हमारी सरकार और हमारे जवानों का साथ देंगे, जो काम हम कर रहे हैं उसी काम को करते हुए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करते हुए। ये मेरा आखिरी वीडियो था इंडो चाइना रिलेशंस में। मुझे आशा है कि आपने तीनों वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारी बातें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।